जगत सिंह एक ट्रक ड्राइवर था। उसके पास अपना ट्रक था। जगत सिंह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो लोगों का सामान हमेशा सुरक्षित ढंग से उनकी जगह पहुंचाया करता था। उसकी इस बात की सभी तारीफ किया करते थे और आसपास के लोग अपना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए जगत सिंह को ही बुलाया करते थे। जगत सिंह को अपने ट्रक से बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ साथ उसका ट्रक पुराना हो चुका था। एक दिन एक सेठ ने जगत से कहा, अरे भाई जगत, अरे अब तो एक नया ट्रक ले लो और इस पुराने ट्रक को आराम दो। बात तो आपकी सही है सेठ जी, लेकिन ये ट्रक तो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे जगत, तुम्हें बेचने के लिए कौन कह रहा है? इसे खड़ा कर दो और नए ट्रक से काम करो। लेकिन सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे भैया, पैसे हमसे ले लो। और वो सेठ जगत को पैसे देता है। जगत अपने पुराने ट्रक को अपने घर के खेत में खड़ा कर देता है और नए ट्रक से काम करने लगता है। जगत के बेटे किशोर ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और वो शहर में एक होटल में काम करता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी और वो घर वापस आ गया था। उसे उदास देखकर उसके पिता ने कहा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो, फिक्र क्यों करते हो? कोई बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं पिताजी, आप नहीं जानते, आजकल लोगों को अपनी सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का कितना ख्याल है। लोग होटल में ठहरना नहीं चाहते और लोग तो चाहते हैं कि कोई चलता फिरता होटल मिल जाए जिसमें वो एक बार बैठे बस घूमते ही रहें, उन्हें बार बार होटल ना बदलना पड़े। अपने बेटे की बात सुनकर जगत की नज़र अपने पुराने ट्रक पर पड़ी और उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा किशोर, तुमने तो बड़ी अच्छी बात कही, चलता फिरता होटल। हाँ पिताजी, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना। अरे बेटा, क्यों नहीं हो सकता? ये देखो मेरा साथी खड़ा है, हम इस पर होटल बना लेंगे, चाहे 2 कमरों का ही बने। किशोर को अपने पिता की बात अच्छी लगी और जगत सिंह और किशोर ने बड़ी मेहनत से अपने पुराने ट्रक पर एक चलता फिरता होटल बना दिया, जिसके अंदर सुरक्षा और सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया था। और उन्होंने अपने होटल का ऑनलाइन प्रचार करना शुरू किया। अब किशोर के पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग आने लगी और जगत का पुराना साथी ट्रक एक नए अच्छे होटल में बदल चुका था, वो भी एक चलता फिरता होटल। जगत के एक आइडिया की वजह से एक तो उसका साथी ट्रक फिर से चलने लगा, वो भी एक होटल के रूप में, और जगत के बेटे को काम भी मिल गया। अब जगत और किशोर को सब चलते फिरते ट्रक होटल वाले के नाम से जानने लगे। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी, तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई, अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं, ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा, बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी।
अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है। चक्कर देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या? यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी, वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। अंडा भुर्जी वाला। सूरज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता का अंडों का कारोबार था। अकेला बेटा होने के कारण सूरज को कभी कोई काम करना ही नहीं पड़ा। उसके पिता सब कारोबार संभाल लेते थे। एक बार सूरज के पिताजी बीमार हो गए। सूरज की माँ ने सूरज को समझाया। सूरज बेटा, अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और वो बहुत बीमार भी रहने लगे हैं। अब उनसे कारोबार संभाला नहीं जाएगा बेटा। तुम्हें अब काम करना चाहिए और उनका काम में हाथ बटाना चाहिए। पर माँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। सूरज, जिस तरह तुम्हारे पिताजी फार्म से अंडे लाकर उन्हें दुकानों में सप्लाई किया करते थे, तुम भी वही काम करो। ठीक है माँ, कल से ही मैं काम पर लग जाता हूँ। सूरज ने दूसरे ही दिन काम करना शुरू कर दिया। किस किस दुकान पर कितने का सामान देना है उसे कुछ नहीं मालूम था और फिर कुछ ही दिनों में उसे काम मिलना बंद हो गया। एक दिन सूरज का दोस्त कमल उससे मिलने आया। सूरज, कैसे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मैंने पिताजी से काम तो सीखा ही नहीं था। इस वजह से पिताजी का कारोबार ठप हो गया। अब कोई भी मुझसे अंडे नहीं खरीदता है। तो तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? ऐसे काम जिसमें तुम अकेले ही माहिर हो। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? आजकल सैंडविच बहुत बिकते हैं बाजार में। तुम भी अंडों के सैंडविच बनाकर बेचो। बात तो अच्छी लग रही है तुम्हारी। ठीक है, मैं कल से ही कोशिश करता हूँ। सूरज ने अपनी माँ से अंडे की भुर्जी बनाना सीखा और ब्रेड खरीदकर एक ठेला लगाकर खड़ा हो गया। जब ग्राहक आते तो उन्हें भुर्जी का सैंडविच बनाकर देता। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये पैसे मैं ले जाकर पिताजी के हाथ में दूंगा। सूरज ने घर जाकर अपनी कमाई के पैसे पिताजी को दिए और उसके पिताजी बहुत खुश हुए। शाबाश बेटा, तुम जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गया। बेटा, बस इसी तरह खूब मेहनत करके अच्छी कमाई करो। कुछ ही दिनों में सूरज के बनाए हुए सैंडविच दूर दूर तक मशहूर हो गए और उसकी कमाई होने लगी। जिस काम में मन लगे उसे ही करना चाहिए। आलू चिप्स। एक गांव में राजू और सविता नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह सविता गरम गरम आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ।
इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली। फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते, पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ। और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो? इतना ओवरलोड, खोलो खोलो, कितने पैकेट हैं इसमें? और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहां आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख, गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके 2 पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जिलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर
राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोले। हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं, लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही शाम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई, तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। तरबूज का रस। एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी तरबूज बेचा करता था। एक समय था जब वो काफी अमीर था। जुए में सारा पैसा लुटाकर अब वह तरबूज बेचने लगा। बेचने के लिए उसने अपने पास मुन्ना नाम का एक लड़का रखा हुआ था। आओ आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। मुन्ना का यही काम था। वह चिल्ला चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाता और भोलू तरबूज तोलकर ग्राहकों को देता रहता। लेकिन तरबूज के साथ साथ वह सर्वज्ञानी बनकर लोगों को सलाह भी देता था। अरे मोहन, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? मैं तो कपास उगा रहा हूँ भाई। क्या कपास? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आजकल कपास में कोई फायदा नहीं है। जानवर पाल लो, जानवर। दूध बेचो, दही बेचो, घी बेचो। लोग आजकल यही सब खाते हैं। मान लो मेरी बात। ठीक है भाई, सोचता हूँ। अरे देखा मुन्ना, सब लोग मेरी बात मानते हैं। मुन्ना भोलू की यह बात सुनकर मन ही मन हंसता है। खुद तो कुछ आता नहीं है इन्हें, लोगों को सलाह देते रहते हैं बेमतलब की। अरे क्या सोच रहे हो मुन्ना? अरे कुछ भी तो नहीं मालिक। आओ आओ तरबूज ले लो, सब लोग तरबूज ले लो। एक दिन एक आदमी अपने दादाजी के साथ उसकी तरबूज की रेहड़ी पर आता है। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को जुकाम हुआ है। डॉक्टर ने एक पर्ची पर लिखा था कि दवा कैसे खानी है। न जाने वो पर्ची कहाँ खो गई। अबे शीशी में तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लेनी है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मुन्ना ने धीरे से भोलू को कहा, अरे मालिक, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी उसकी रेहड़ी के पास आता है। अरे चाचा, तरबूज कैसे दिए? आओ आओ बेटा, तरबूज की बात तो बाद में करना, पर स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या ऐसे ही घूमते हो? अरे नहीं चाचा, पढ़ता हूँ मैं। तो जरा देखकर बताओ, इस शीशी पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, मुझे पता है। मैं तो बस देख रहा तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। और यह बातें सुनकर मुन्ना मन ही मन फिर हंसता है। भोलू उस आदमी से यह कहता है,
अरे भाई, इस दवा पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब खाने से पहले अच्छे से हिलाओ। और वह आदमी अपने दादाजी को उठाकर हिलाने लगता है। उसके दादाजी बेहोश हो जाते हैं और वह फिर से अपने दादाजी को अस्पताल लेके जाता है। जब उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खूब हंसा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपने शीशी को हिलाना था, मरीज को नहीं। यह सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भोलू की रेडी पर आया। उसने भोलू को पीटा भी और उसकी रेडी भी तोड़ दी। और तभी वह किसान भी डंडा लेकर आया और उसने भी भोलू को पीटना शुरू किया। अरे भाग मुन्ना भाग, लोग तो हमें मार देंगे, भागो भागो यहाँ से। सीख, हमें बिना ज्ञान के किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। मटन वाला और बिरयानी वाले की लड़ाई। एक गली में रफी की एक मटन की दुकान थी। उसका मटन बहुत ही मशहूर था। लोग दूर दूर से उससे मटन खरीदने आते थे। रफी की दुकान के सामने एक बिरयानी वाले करीम ने भी दुकान खोली। बिरयानी वाले करीम का उस शहर में बहुत नाम था। उसकी बिरयानी भी बहुत बिकती थी। ये करीम ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोलकर अच्छा नहीं किया। इससे मेरी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। जब से मैंने अपनी दुकान यहाँ खोली है, ये रफी ने अपना मटन सस्ता कर दिया है। मुझे भी कुछ करना होगा। करीम ने अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, करीम की मशहूर बिरयानी हाफ रेट में। ये कितना चालाक है। मेरे मटन की बिक्री रोकने के लिए ये अपनी बिरयानी के दाम कम कर रहा है। रफी ने भी अपने मटन के साथ फ्री में बिरयानी मसाला बेचना शुरू कर दिया। अब रफी की दुकान का मटन बहुत ज्यादा बिकने लगा। अब मजा आया। अब इसे पता लगेगा मेरी दुकान के आगे काम करने का मजा। मुझे लग रहा है कि रफी को मुझसे कोई दुश्मनी या नाराजगी है। मुझे इस बात का फैसला करना होगा, वरना हम दोनों का ही नुकसान हो सकता है। करीम रफी से मिलने उसकी दुकान पर गया। आइए करीम, आइए, क्या खिदमत करें आपकी? भाई रफी, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है। रफी मन ही मन सोचता है, अब ये क्या नया तरीका है मुझे परेशान करने का। क्या हुआ रफी भाई, आप किस सोच में पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आप अपना धंधा छोड़कर मेरी दुकान पर आए हैं। जरूर कोई खास बात होगी। हाँ हाँ, खास बात है। अरे तो बताइए ना। मैं जानता हूँ आप मेरे यहाँ आकर काम शुरू करने से परेशान हैं, लेकिन अब हो भी क्या सकता है। अरे रफी भाई, वही तो मैं आपसे कहना आया हूँ। आज से मेरे यहाँ बिरयानी के लिए सारा मटन आपकी ही दुकान से जाएगा। कहिए, अब क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं बस ये सोच में पड़ गया हूँ। मैं तो आपको अपना दुश्मन समझ रहा था। अरे नहीं रफी भाई, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम बढ़ाने के लिए आपका काम खराब नहीं कर सकता। अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं करीम भाई, ऐसा नहीं है। इस तरह मटन वाला और बिरयानी वाले दोनों में सुलह हो गई। अब वहाँ दोनों को मटन और मटन बिरयानी वाले के नाम से जाना जाने लगा। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ।
ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी, ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है, रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है, अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। रामू और श्यामू सुंदर नगर में एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक साथ ही कॉलेज आते, क्लास में पढ़ते और कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठकर ही खाना खाया करते थे। वो दोनों बहुत ही पेटू और शरारती किस्म के लड़के थे। उन्हें हर काम करते हुए खाने का ही सूझता था और खासकर खाते हुए तो वो लोग बहुत ही शरारत किया करते थे। एक दिन जब इतिहास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी श्यामू को कॉलेज की कैंटीन से समोसे बनने की खुशबू आती है। उसने रामू को इशारा करते हुए कहा, अरे रामू, देख तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ पे पता नहीं इतिहास का पीरियड कब खत्म होगा। अरे हाँ हाँ श्यामू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। उन्हें आपस में बात करते देख इतिहास के टीचर ने पूछा, अरे रामू श्यामू, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्लास में बैठे हो या पार्क में? चुपचाप बैठो। अरे सर मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, जाओ निकलो यहाँ से दोनों। दोनों बड़ी खुशी खुशी क्लास से बाहर चले जाते हैं और सीधा कैंटीन में पहुँचते हैं। कैंटीन के मालिक जगतार उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने कारीगर से कहते हैं, अरे छोटू, आ गए दोनों भुक्खड़, देख तो क्या खाएंगे ये। रामू और श्यामू समोसे खाने के लिए मांगते हैं और देखते ही देखते वो काफ़ी सारे समोसे चट कर जाते हैं और वहाँ बाकी खड़े लोग सभी उन्हें देखते रहते हैं। तभी एक लड़का जगतार से कहता है, अरे चाचा, क्या करते हो आप भी? आज भी ये दोनों सारे समोसे खा गए। अरे बेटा, मैं तो इनसे खुद दुखी हूँ, क्या करूँ? तभी वो लड़का जगतार के कान में कुछ बात कहता है, हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ऐसा ही करूँगा। अगले दिन जैसे ही रामू श्यामू कैंटीन में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक टेबल पर नूडल के भरे भरे 2 बाउल पड़े थे। अरे चाचा, ये क्या है चुनौती, हमें भी बताओ। अरे आओ बेटा, ये खास लगता है तुम दोनों के लिए ही है। अरे भाई, जो ये 2 नूडल के बाउल 2 मिनट में खा जाएगा, उसे मैं पूरे साल भर कैंटीन में मुफ्त खाना खिलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे चाचा, बस इतनी सी बात, और अगर नहीं खा पाए तो? अरे भाई, तो क्या, तो उन्हें साल भर के पैसे देने होंगे। रामू और श्यामू एक दूसरे को देखते हैं और चुनौती स्वीकार करने के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रामू श्यामू नूडल्स खाने लगते हैं, वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नूडल्स के नीचे तो काफ़ी सारी मिर्च वाले नूडल भरे हुए थे। वो दोनों मिर्च लगने के कारण चिल्लाने लगते हैं, अरे हाय, मर गया, इतनी मिर्च, हाय को पानी पीने को दो, हाँ पानी दो भाई, अरे जल्दी पानी दो। तभी कैंटीन मालिक जगतार कहता है, अरे छोटू, दे इनको पानी दे और साथ में 1 गिलास दूध का भी दे। और हाँ बेटा, तुम्हारे 2 मिनट हो गए पूरे और नूडल रह गए अभी अधूरे। चलो उठो, मुंह साफ करो और 1 साल के खाने के पैसे दो। रामू और श्यामू को शर्त के अनुसार खाने के पैसे देने पड़ते हैं और दोनों कान पकड़ते हैं
कि कभी किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे और खासकर किसी को खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे।